सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु दवे और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आज का हमारा विषय कोई नया नहीं है। वह विषय है जो पिछले 2-3 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारा आज का विषय है कि कोई नहीं साथी, अकेला चलेगा हाथी। संदर्भ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का आज दिया गया बयान है, जिसके अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उनकी पार्टी अकेले ही विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। पंजाब के संदर्भ में भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संदर्भ में जो खबरें तमाम स्तर पर चल रही हैं कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ में कोई समझौता कर लिया है, ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। वह अकेले ही मुकाबले में रहेंगी। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुजन समाज पार्टी का उदय अपने आप में एक चमत्कारिक घटना थी। बसपा के पूर्व सुप्रीमो कांशीराम के द्वारा लंबे समय के संघर्ष के बाद 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। वर्तमान सुप्रीमो मायावती उनके पहले दिन से ही भरोसेमंद साथी रहे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करते हुए कांशीराम ने बड़ी चमत्कारिक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पहला चुनाव हम हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा चुनाव हम नोटिस में आने के लिए लड़ेंगे और तीसरा चुनाव हम जीतने के लिए लड़ेंगे। और अपने कहे अनुसार विगत 37 वर्षों में बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआती 3 दशक में अपना जो वजूद, जो अपनी ताकत, जो अपनी उपस्थिति भारतीय राजनीति में दर्ज कराई, वो अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं थी। जब 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी नरसिम्हा राव ने इसे भारतीय लोकतंत्र के चमत्कार के रूप में निरूपित किया था। मायावती उस समय प्रदेश की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, बल्कि आजाद भारत के अंतर्गत पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के तौर पर भी उत्तर प्रदेश में काबिज हुई थी। लगातार वक्त गुजरता गया, बहुजन समाज पार्टी राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर देश के स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही। एक दौर ऐसा भी आया जब देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ में बहुजन समाज पार्टी ने मायावती के नेतृत्व में सरकार बनाई। वह 2007 का समय था। 2007 से 2012 का समय स्वर्णिम काल था बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में। 2009 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में 21 सीटों पर भी जीत दर्ज की थी, लेकिन वह उसका चरण था। उसके बाद जो ढुलकना चालू हुआ तो वो लगातार सिलसिला चढ़ता गया। जो पार्टी 2009 में 21 सीटें जीती थी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा की आंधी चली तो वह आंकड़ा 0 पर सिमट कर रह गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का आंकड़ा 10 सीटों पर एक बार फिर दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए उसे समाजवादी पार्टी की बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़ा। आज हम बहुजन समाज पार्टी के उतार और चढ़ाव के संदर्भ में बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के पिछले कुछ समय से ट्वीट उनकी भाजपा के प्रति नजदीकी या नरेंद्र मोदी के प्रति समर्पण के तौर पर देखने को एहसास कराते हैं। क्या कुछ उसके मायने, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के आज के ऐलान को कितने गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और 2017 के चुनाव में महज 18 सीटों पर सिमट गई बहुजन समाज पार्टी क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी ताकत के रूप में महसूस की जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। अर्थात हमारा सबसे बड़ा गौरव कभी भी न गिरने में नहीं है, पर गिरकर हर बार फिर उठने में है। अर्थात जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे जीवन में उतार आए, लेकिन उसके बाद हम एक बार फिर चढ़ते हुए दिखाई दें, यही हमारे जीवन का गौरव है। यह हमारे जीवन के संदर्भ में महत्वपूर्ण आकर्षण है। तो बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में क्या यह माना जाए कि बहुजन समाज पार्टी एक चुकी हुई ताकत हो गई है या उसके वापसी की कोई संभावना भी राजनीतिक प्रेक्षक महसूस करते हैं? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेज तर्रा राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जी। आज थोड़ा अलग विषय के साथ वो हमारे साथ में है। अमूमन मोदी सरकार को लेकर उनके साथ चर्चाएं रहती है, लेकिन आज विषय बहुजन समाज पार्टी है। हमारे साथ में चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण चेहरा है, मध्य प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं। चर्चा की शुरुआत विनोद अग्निहोत्री जी से करते हैं। विनोद अग्निहोत्री से चर्चा इसलिए शुरुआत करना मुफीद लगता है
कि बहुजन समाज पार्टी के उदय के समय से ही विनोद अग्निहोत्री बड़ी नज़दीकी से इस पार्टी को देखते आ रहे हैं। उनके पत्रकारिता जीवन के अंतर्गत यह सारे घटनाक्रम बड़ी नज़दीकी से घटित हुए हैं। तो उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आज जिस जगह पर है उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर विनोद अग्निहोत्री जी की टिप्पणी। देखिए हिमांशु जी, आपने काफी बसपा की जो गठन की पृष्ठभूमि थी वो तो आपने बता दी है जी। और मेरा ये सौभाग्य है कि जब से ये बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई तब से मैं इसकी रिपोर्टिंग करता रहा हूं और उस दौर में मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है जब आमतौर पर अखबारों के दफ्तरों में बीएसपी की प्रेस रिलीज या बीएसपी के कार्यक्रम जो है वो बड़ी हिकारत के साथ देखे जाते थे और उनको तमाम जो उस वक्त जो जातीय पूर्वाग्रह से ग्रस्त पत्रकार कुछ लोग होते थे तो जाति सूचक अपमानजनक शब्दों के साथ रद्दी की टोकरी में फेंक देते थे ऐसे। लेकिन उस वक्त से मैंने उसको कवर करना शुरू किया। उसका नतीजा ये हुआ कि काशीराम जी से मेरा बहुत बेहतर और बहुत व्यक्तिगत निजी संबंध हो गया था और उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हुए, तो मैंने उनकी कई इंटरव्यू भी किए। तो जहां तक बहुजन समाज पार्टी के आज के विषय पर हम आते हैं तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा नहीं है कि अतीत में गठबंधन नहीं किए, अतीत में गठबंधन किए हैं और गठबंधन के सहारे ही बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहली अपनी जो शानदार उपलब्धि थी 1993 में वो गठबंधन करके ही जताई थी जब समाजवादी पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन हुआ था और उसकी पृष्ठभूमि उस इटावा के उस संसदीय उपचुनाव में रची गई थी जिसमें मुलायम सिंह यादव जी ने अपरोक्ष रूप से काशीराम जी का समर्थन किया था और काशीराम जी लोकसभा का चुनाव जीत करके उपचुनाव था वो लोकसभा में पहुंचे थे और वहीं से उस गठबंधन की नींव पड़ी थी। वो गठबंधन 1993 में तब हुआ था जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है, हिंदुत्व का झंडा जो है लहरा रहा था, तो सारी राजनीतिक पार्टियों को लग रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में भाजपा के अलावा कोई पार्टी जीत नहीं सकती या आई नहीं, सड़क पर नहीं उतर सकती। उस समय यह गठबंधन करके एक साल बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपना झंडा लहराया था। वहीं से बहुजन समाज पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण हुआ और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी एक ताकत के रूप में सामने आई और फिर 1995 में 5 जून की वो घटना जब स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद सपा बसपा का गठबंधन टूटा और उसके बाद जो है भाजपा के बाहरी समर्थन से और कांग्रेस के अप्रत्यक्ष समर्थन से, यानी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया और तब से जो यात्रा बहुजन समाज पार्टी की हुई वो उतार चढ़ाव वाली रही। 1996 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया लेकिन उसको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जितनी सीटें उसकी 1993 में थी लगभग उतनी सीटें उसको मिली। उसके बाद बसपा अकेले लड़ी और लगातार अकेले लड़ी और अकेले लड़ते लड़ते 2007 में उसने अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। उसके बाद 2017 में बहुजन समाज 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और वो बिल्कुल हाशिए पर चली गई। इसलिए मायावती जी को एक प्रयोग करना पड़ा उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया और उन तीनों लोकसभा की सीटों को जीता गया। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव उन्होंने सपा के साथ मिलकर लड़ा लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। हालांकि बसपा को लाभ ये हुआ कि 2014 में जहां शून्य पे थी उसके 10 सांसद आ गए, लेकिन उसके बाद जो है मायावती जी ने गठबंधन को तोड़ा और घोषणा तभी कर दी थी वो अकेले लड़ेंगी। देखिए, मायावती जी आज आमतौर पर चुनाव के बाद अपने पत्ते खोलती हैं और चुनाव के बाद वो देखती हैं कि किसके साथ जाकर के उनका राजनीतिक लाभ है और इसीलिए कम से कम 3 या 4 बार उन्होंने 3 बार तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई और बाकायदा जो है वो मुख्यमंत्री बनी, एक बार अपने बलबूते बनाई। और अक्सर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी चुनाव की चर्चा होती है तो बसपा और भाजपा की नजदीकी की चर्चाएं जरूर रहती हैं और ये माना जाता है कहीं ना कहीं कोई अंडरहैंड जो है कुछ बातचीत हो रही होगी, पता नहीं होती कि नहीं होती, लेकिन इस तरह की चर्चाएं बहुत रहती हैं। इस बार मायावती जी अकेले इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि 403 सीटों पर लड़ करके पहली बात तो यह है कि सारे सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का आधार जो खिसक गया है उसको वो मजबूत करेंगी। उसके बाद अगर आप 403 सीटें वो लड़ेंगी तो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की संभावनाएं उनके पक्ष में बनेगी और फिर वो चुनाव के बाद अपने पत्ते खोलेंगी। तो इसलिए उन्होंने साफ कर दिया है ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे कि वो किसी दल से गठबंधन नहीं करेंगी, एमआईएम से भी नहीं करेंगी और उससे तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में वो कोई किसी से समर्थन नहीं करेंगे। मैं थोड़ी इस चर्चा को थोड़ा अलग स्वरूप देने की कोशिश करूंगा आपकी मदद से। आंकड़ों के संदर्भ में ही बात नहीं करते, बहुजन समाज पार्टी की जिस विचार से यात्रा शुरू हुई थी और वो बहुजन समाज पार्टी आज कहां खड़ी है इस पर आपसे दृष्टि चाहिए हमें। बहुजन समाज पार्टी को शुरुआती दौर में जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं उस समय पे हम भी कवरेज करने के लिए बतौर रिपोर्टर जाते थे, बड़े जोर शोर से नारे लगते थे, तिलक तराजू और तलवार और इनमें मारो, आपने भी वो नारे सुने हुए।
वहां से शुरू हुआ सिलसिला आज सतीश चंद्र मिश्रा पर आकर खड़ा हो गया। तो आपसे जानने में दिलचस्पी है कि बहुजन समाज पार्टी, जिसने त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत लिया और उसके आधार पर अपना नामकरण किया, वह पार्टी आज सतीश चंद्र मिश्रा के अनुसार चलने के लिए बाध्य होती नजर आ रही है। इस बदलाव के संदर्भ में, इस दृष्टि के संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे विनोद अग्निहोत्री जी? शुरू कहां से हुए थे और कहां पहुंच गए, इस पर दृष्टि मिले। देखिए, आपने एक नारे का जिक्र किया जी, तो वो नारा तो हम सब ने सुना होगा, लेकिन वो नारा जो है वहां से चल के 2007 में बदल गया, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है और ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। तो ये 2007 तक बसपा की यात्रा यहां तक आ गई थी। देखिए, काशीराम जी ने जब बसपा का गठन किया था तो एक मिशन था और वो मिशन बहुत उनका दूरगामी मिशन था और वो पूरे देश में उस प्रयोग को करना चाहते थे। उन्हें हर राज्य में एक मुलायम सिंह की तलाश थी, जो उन्होंने कोशिश भी की। छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा, मध्य प्रदेश था संयुक्त, तो अरविंद नेताम को उन्होंने पार्टी में लिया था। इसी तरह और भी राज्यों में प्रयोग किए थे। मायावती जी ने जब संभाला, पूरा कमान संभाली और धीरे धीरे काशीराम जी जब नेपथ्य में चले गए, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो एक एक करके जो काशीराम जी के निकटस्थ सहयोगी थे, जो बहुजन मिशन मूवमेंट के लोग थे, उनको एक एक करके उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। चाहे राज बहादुर हो, दीनानाथ भास्कर हो, जयराम जय हो, हरभजन लाखा हो, या भीम सिंह पटेल हो, जितने मतलब जो है साथ के लोग थे, आर के चौधरी, और उसके बाद उन्होंने अपनी एक नई टीम बनाई। उस नई टीम में बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी या इसी तरह के वो लोग आए जिनका कोई अपना जनाधार नहीं था, जो बिल्कुल, अब कोई टेलीफोन ड्यूटी करता था वो पार्टी का नेता हो गया, कोई कुछ और काम करता था वो पार्टी का नेता हो गया। जो जमीनी नेता थे वो धीरे धीरे एक एक करके सबको उन्होंने बाहर कर दिया। बरखू आम वर्मा जैसे लोग बाहर हो गए और मायावती जी ने पूरी पकड़ बना ली अपनी। और फिर उन्होंने जो व्यवहारिक राजनीति है, मिशन तो छूट गया पीछे, अब व्यवहारिक राजनीति पर उन्होंने शुरू किया। उन पर तमाम तरह के, देखिए, भाजपा के लोगों ने उनको दौलत की बेटी कहा, टिकटों के बंटवारों को लेकर के तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन बसपा का कारवां वो बढ़ाती चली गई। वो जो 1989 में जो पार्टी 14 लोग विधानसभा सीटें जीती थी, वो जाकर के 2007 में उत्तर प्रदेश में जो है अपने बहुमत से सरकार बनाती है, तो सत्ता के बहुत करीब पहुंच गई। मिशन छूटता गया, चुनावी राजनीति में वो आगे बढ़ती गई और आज की तारीख में इतना जरूर है कि उनका जो दलित वोट बैंक है वो उनके साथ एकजुट है, चाहे वो किसी भी स्थिति में रहे, क्योंकि उसको लगता है कि जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो उसको लगता है उनकी अपनी सरकार आ गई। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। काशीराम जी से मैंने एक बार पूछा था, मैंने उनसे पूछा था कि आप ये बताइए, कभी आप कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी मुलायम सिंह जी के साथ जाते हैं सपा के साथ, और कभी आप भाजपा के साथ जाते हैं, आपका वोट बैंक आपसे अलग क्यों नहीं होता, वो क्यों बना रहता है आपके साथ? आप तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि विनोद जी, आप जो सवर्ण समाज के लोग हैं, आप लोग अपने समाज के मूल्यों के हिसाब से हमारे समाज के लोगों का की मनोवृत्ति को तय करते हैं। हमारा समाज हजारों साल से वंचित समाज है, उसको जहां सत्ता मिलेगी वो वहां जाएगा और मैं उसे जहां सत्ता दिलाऊंगा वो मेरे साथ रहेगा। और उन्होंने उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा था हमारा समाज जो है वो ठाकुर के घर के बाहर भी जाकर के खाने के लिए जो है खड़ा होता था, भीख मांगता था, ब्राह्मण के यहाँ भी खड़ा होता था, मुसलमान के यहाँ भी खड़ा होता था, उसको कोई लिहाज नहीं था, क्योंकि उसको जो है पेट भरना था। तो हमारे समाज की मानसिकता ये है कि जहां उसको सत्ता मिलेगी, वो चाहे बीजेपी के साथ जाके मिले, चाहे कांग्रेस के साथ जाके मिले, चाहे मुलायम सिंह जी के साथ जाके मिले, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो मायावती जी इस बात को समझ गई कि उनका अपना जो कोर वोट है वो उनके साथ रहेगा, बाकी वोट उनको जोड़ना है अपने साथ सत्ता पाने के लिए, तो वो कभी बीजेपी के साथ जाके मिलता है, कभी कांग्रेस के साथ जाके मिलता है। विनोद अग्निहोत्री जी का ये कहना है कि कोर वोट अभी भी मायावती के साथ है, पर आंकड़े इसकी हामी नहीं भरते हैं। 2007 के करिश्मे के बाद जब स्पष्ट बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आई, तो उसके बाद लगातार विफलता की लंबी फेहरिस्त है। जिस मध्य प्रदेश में 20-20 सीटों के आसपास बहुजन समाज पार्टी पहुंचा करती थी, वहां पर 230 सीटों पर लड़ने के बाद में 2 सीटों पर सिमट जाती है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में या बाकी राज्यों के संदर्भ में बात करें तो 1 या 2 सीटों की कुल उपस्थिति दिखाई देती है। विनोद जी आऊंगा मेरे पास में, लेकिन मेरे साथ बाकी भी कई मेहमान हैं, आपके पास दूसरे चरण में फिर आपसे बातचीत कर। ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात सुनता। मुझे आंकड़ा सही करने दिए, कोर वोट उनका 19 से 20% उनके साथ है, सीटें घटती बढ़ती रहती हैं, जो अतिरिक्त वोट सीट के लिए चाहिए वो घट जाता है या बढ़ जाता है। तो वो वोट का प्रतिशत उनके साथ में, ये उनका आकलन है। हमारे साथ में 3 और मेहमान जुड़े हुए हैं। मतलब योगेंद्र जाटव जी जुड़ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। चिंतामणि मालवीय जी हैं। मैं योगेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले
भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ हैं। चिंतामणि जी से समझना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में, क्या बहुजन समाज पार्टी समाप्ति की ओर है? क्योंकि आंकड़े कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में बहुत उम्मीद नहीं जगाते। मायावती के बयान अब उस तेवर के साथ दिखाई नहीं देते जो मायावती की या बहुजन समाज पार्टी की पहचान थी। अगर राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो केवल एक राजनीतिक दल या एक राजनीतिक व्यक्तित्व इस समय मोदी जी की नीतियों के संदर्भ में समर्थन में ट्वीट करता हुआ दिखाई दे जाता है, वो मायावती का होता है। आपसे समझना चाहूंगा किस रूप में देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की भारतीय राजनीति में मौजूदगी को चिंतामणि मालवीय जी? समाज पार्टी और खासकर मायावती जी दलितों का विश्वास भी खो चुकी है, और न केवल दलितों का बल्कि जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी यदि आप देखेंगे तो उन्होंने लगातार धोखे दिए हैं, और सब लोगों को लगातार धोखे ही देते रही हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ गई, समाजवादी के साथ गई, ब्राह्मणों के साथ गई, इनके साथ गई, उनके साथ गई, और मुसलमानों को एक समय था उन्होंने 40% तक टिकट दे दिए। तो कुल करके वो निश्चित रूप से ना तो दलित हितों पर फिट बैठी है, ना भारतीय जनता पार्टी, यानी मैं कहता हूं कि मैं एक वंचित समाज से होने के कारण, अनुसूचित जाति से आने के कारण कह सकता हूं कि केवल जाटव वोटों को छोड़ दें तो कोई भी उनके साथ नहीं है। आज वहां का कोरी उनके साथ नहीं है, वहां का खटीक उनके साथ नहीं है, वहां का रविदास उनके साथ नहीं है, कि जो बाकी अनुसूचित जातियां हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, दूसरी पार्टियों के साथ खड़ी। तो इस तरह, और फिर केवल एक परिवार ने विचार तो बहुत पीछे छूट गया। वो जो साइकिल यात्रा है वो बहुत पीछे छूट गई। कांशीराम भी ये सब कर सकते थे, लेकिन कांशीराम ने ये नहीं किया क्योंकि वो सिद्धांत की, वो विचारों की राजनीति करते हैं। और ये तो केवल इन्होंने दलित वोट को बेचने का काम किया, ये तो ब्रोकर हुए हैं। दलित वोट बैंक इन्होंने उसको भावनात्मक रूप से संतुष्ट करना, या फिर उसको किसी तरह डराना, या दूसरों से उसका थोड़े से स्वाभिमान को उत्तेजित करना, केवल इतना भरे और उसके आधार पर उसे बेचना, थोक वोट के रूप में बेचना। तो मैं ये कह सकता हूं कि केवल मायावती और उनका परिवार बना है, या बहुजन समाज वैसा का वैसा ही है। उसको थोड़ी सी गौरव की अनुभूति होती है कि एक अम्बेडकर पार्क बन गया, हाथी की मूर्ति बन गई, कुछ अधिकारी जो है वो जो गांव में रहते थे वो शहर में पोस्टिंग पाने लगे, इसके सिवा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो दलित समाज अब छिटक गया है, समझदार हो गया है। और जो मुद्दे थे, जैसे हम कहें कि एक आयोग आया था, रंगनाथ मिश्र कमीशन आयोग, तो रंगनाथ मिश्र कमीशन आयोग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ये दलितों के साथ नहीं खड़ी थी, क्योंकि तब तो आरक्षण ही खत्म हो जाता। अगर आरक्षण मुसलमानों को मिल जाता, ईसाइयों को मिल जाता, सबको मिल जाता, तो फिर दलितों का आरक्षण बचा कहां था, दलितों के आरक्षण में से। लेकिन मायावती उनके साथ खड़ी है, हर मुद्दे पर मायावती जो है दलित हितों का सौदा की हुई है। और ऐसे स्थिति में भारत का दलित मायावती के साथ नहीं है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि उसके आरक्षण की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, उसके हर हित की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, इसलिए वो आज दलितों की नेता कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। वो केवल एक सेक्ट की। चिंतामणि जी सिरे से खारिज कर दे रहा है बहुजन समाज पार्टी के वजूद को। कांशीराम जी के संघर्ष को मान्यता देने के लिए चिंतामणि मालवीय जी तैयार हैं, सुविधाजनक है उनके लिए, क्योंकि अब कांशीराम जी तो मैदान में है नहीं। लेकिन मायावती के संदर्भ उनका मानना है कि ये लोग तो ब्रोकर हैं, इन्होंने तो दलितों के हितों को बेच खाया है और कुल मिलाकर दलितों का कोई भला नहीं हुआ। पर योगेंद्र जाटव जी हमारे साथ में हैं, जो आज भी मायावती के भीतर संभावना देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में उम्मीद रखते हैं, पार्टी के संदर्भ में भी, खुद के भी संदर्भ में। उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले एक दशक बहुजन समाज पार्टी की विफलता का दशक है। 2012 में अच्छी सरकार चलाने के दावे के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने आपकी पार्टी को नकार दिया। जिस पार्टी को 2007 में 206 सीटें प्राप्त हुई थी, वो पार्टी मात्र 80 सीटों पर सिमटी, और 5 साल बाद चुनाव हुए तो आप दावा कर रहे थे हम सरकार में फिर वापसी कर रहे हैं। 403 की विधानसभा में बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए थी आपको, और आप कुल 18 सीटें लाए, 3 अंकों में भी नहीं पहुंचे। आपसे जानना चाहते हैं योगेंद्र जी, इस हालत में क्यों पहुंच गए, और अब के जो बयान हैं वो किस उम्मीद के साथ हैं? जैसा आप मेरे चिंतामणि जी, मेरे दोस्त कह रहे हैं जी कि बहुजन समाज पार्टी का वजूद खत्म हो गया जी। बहुजन समाज पार्टी का वजूद और बहुजन समाज पार्टी का वोटर जी
बहुजन समाज पार्टी से कहीं नहीं दूर गया, जी। बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आप 2017 का विधानसभा का चुनाव उठा करके देखो, 1,92,00,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिली है पूरे प्रदेश के अंदर जी। और मात्र अगर तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर इस देश के अंदर दलितों की कोई लीडर है, दलितों की कोई नेता है, तो वो बहन कुमारी मायावती है। इसके अलावा दूसरा नाम नहीं है जी। पूरे देश के अंदर। लोग कहते हैं, तमाम मीडिया बोलती है। आज बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती में वो आस्था देखते हैं कि 2022 के अंदर, आने वाले 2022 के अंदर सरकार उत्तर प्रदेश में हमारी बनेगी जी। हमारी वोट समाजवादी से ज्यादा रही है उत्तर प्रदेश में और सेकंड नंबर पे हम रहे हैं। 1,79,00,000 वोट समाजवादी को मिली है, 1,92 में हमें मिली है लगभग जी। तो आने वाले वक्त में 2022 में सरकार हमारी बनेगी। और जहां तक सवाल है कि दलित समाज के लोगों को कुछ सम्मान नहीं मिला, देखिए हमारे लोगों की वो हैसियत थी कि हमारे लोग कभी अपने हक और अधिकार के लिए कभी तहसील में नहीं जाते थे, कभी थाने में नहीं जाते थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा करा है, वो सम्मान उन्होंने पैदा करा है कि आज हम एक लंबे समय से तमाम राजनीतिक पार्टियों को वोट दिया हमने, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने भी हमें सम्मान नहीं दिया। सिर्फ मात्र बहुजन समाज पार्टी की वजह से आज लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर मान और सम्मान मिला है। और जहां तक का सवाल है, लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, वो पार्टी तो छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन पार्टी का वोट लेकर के नहीं जा रहे। आज तमाम वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ है। ये 2022 में वापस पता आपके चलेगा। सवाल को दोहराता हूं आपसे। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, जैसी आपसे अपेक्षा भी थी, पर ये तो बताएंगे कि बहन मायावती ने जब से कमान संभाली है पार्टी की, इस कदर बड़ी संख्या में लोग आपकी पार्टी से विमुख क्यों होते हैं, जिन्हें आप नेता के तौर पर प्रस्तुत करते हैं? तमाम राज्यों में जो लोग बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतते हैं, वो बाद में दूसरी पार्टियों में दाखिल होते हुए हमें दिखाई देते हैं या उनका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, और मायावती जी के स्तर पर उनके निलंबन या निष्कासन के आदेश निकलते हुए हमें दिखाई देते हैं। अभी भी आप जिस उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार आने का दावा कर रहे हैं, वहां पर आपकी टिकट पर जीते हुए 18 में से जो चुने हुए विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे के बाहर एंट्री लेने के लिए कतार में खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। थोड़ा दृष्टि देंगे, क्या कारण है कि आपकी पार्टी के बैनर तले चुने गए ये जनप्रतिनिधि आपकी पार्टी को ही बोझ लगने लगते हैं या उन्हें आपकी पार्टी बोझ लगने लगती है? थोड़ा इस पर दृष्टि दें। पहली बात तो यह है कि जो लोग हमारी पार्टी से बाहर हैं, उन लोगों को बहन कुमारी मायावती ने पार्टी से बाहर किया है। हमारी पार्टी को छोड़ के जाने वालों की तो संख्या ही बहुत कम है कि जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जाएं। जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं लोग, वो स्वार्थी लोग हैं। हमारी पार्टी के अंदर विधायक बनने के लिए आए हैं, सांसद बनने के लिए आए हैं, लेकिन जो पार्टी का बेस वोट है, वो हमारे साथ है। आज भी नेता ही तो जा सकते हैं हमें छोड़ के, लेकिन वोटर नहीं जा रहा। आप सवाल को एक बार फिर समझिए। बहन मायावती जी उन्होंने निकाला या उन्होंने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया? संबंधों में ये नौबत क्यों आपकी पार्टी में इतनी ज्यादा आती है, ये आपसे सवाल है। कहां चूक है आपकी पार्टी की नीति में या आपकी पार्टी की रीति में? इस सवाल का कोई उत्तर खोजने की इजाजत आपको है या केवल मौन रह के जय जयकार करने के लिए सिर हिलाने तक की अनुमति है? सवाल है आपसे बुनियादी, क्यों इतनी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी में टूटफोड़ होती है? आज स्वामी प्रसाद मौर्य आपके बड़े चेहरे हुआ करते थे, भाजपा के चेहरे बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं? सवाल है। राजस्थान में लोग जीते आपके टिकट पर और बाद में खड़े हैं अशोक गहलोत के साथ में, क्यों है? सवाल है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो इक्का दुक्का विधायक भी हैं, वो कभी इधर कभी उधर, लेकिन आपके साथ नहीं दिखाई देते हैं, क्यों है? इस सवाल के संदर्भ में आपसे दृष्टि मिले। जो लोग पार्टी छोड़ करके चले गए, ये तो लोग स्वार्थी हैं, बरसाती लोग हैं। जैसे ही इन्हें ताकत दिखाई देगी बहुजन समाज पार्टी की, तो लोग आ जाएंगे। आज अगर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं जी, आज जितने भी लोग पार्टी में हमारी पार्टी में गए हैं, जिन्हें हमने सांसद बनाया, विधायक बनाया, वो हमारी नेता के विचारों पर नहीं चले। जो हमारी पार्टी का मूवमेंट है, उस मूवमेंट पे उन्होंने काम नहीं किया तो पार्टी से निकाल दिया। उन्हें दिक्कत होने लगी, पार्टी छोड़ के चले गए। पार्टी ने निकाल दिया ऐसा कहना है योगेंद्र जाटव जी का। लेकिन निशांत वर्मा जी मेरे साथ में। निशांत जी, थोड़ा बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में आपकी दृष्टि मिले, कहां खड़ी है बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में और मायावती के तौर तरीकों के संदर्भ में सौदेबाजी को लेकर हर कोई बड़ी आसानी से बयान दे देता है, लेकिन ये सवाल तो मौजूद है ना कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतते हैं, दूसरी पार्टियों को बड़ी आसानी से उपलब्ध रहते हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुसमाजवादी पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी, वो अपने आप में एक हस्ती जरूर है जी। ऐसा नहीं है कि वो जीरो जी।
बिल्कुल सही फरमाया कि 2012 में बीएसपी को 1,96,00,000 तकरीबन वोट मिले थे, जी जो 4 लाख घट के 2017 में 1,92,00,000 वोट मिले थे उत्तर प्रदेश में। जी विधानसभा की बात करता हूँ, लेकिन जाटव साहब ने ये नहीं बताया कि 2012 में जब 1,96,00,000 वोट मिले थे तब 80 सीटें मिली, जी और 2017 में जब 1,92,00,000 सिर्फ 4 लाख वोट कम हुए तो 19 सीटें मिली। जी यानी कि आपका, माफ कीजिएगा 19 नहीं, हाँ 19 सीटें मिली। 19 सीटें। यानी लगभग 60 सीटें गिर गई। जी तो मैं मानता हूं कि एक कोर वोटर होता है और हर पार्टी का होता है, जी। बीएसपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कम्युनिस्ट हो, जी। सबका एक कोर वोटर होता है, वो कहीं नहीं हिलता। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का खेल यही है कि वो मान के चलते हैं कि ये मेरा एक कोर वोटर है, अब मुझे सब्जियां कहां से खरीदनी है दूसरे के ठेले से। जी ये हमारा पॉलिटिकल अरीना होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे चिंतामणि जी ने, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है, उन्होंने कहा कि मायावती जी कुछ नहीं, अब पूरा मिशन छोड़ करके खाली दलितों के वोट का ब्रोकरेज कर रही, यानी दलाली कर रही। जी बिल्कुल, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी और बसपा ये कई बार साथ में आ जाती है, क्योंकि चिंतामणि जी की पार्टी हिंदुओं के वोट दलाली करते हैं। आई मीन राजनीति में टेलीविजन पे ऐसी भाषा इन्होंने शुरू करी, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि भाई अंबेडकर पार्क बना दिया, तो इससे ज्यादा क्या किया आपने, अटल चौक बना दिया, इससे ज्यादा आपने क्या किया। ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति का खेल बड़ा सुनहरा है। 2017 में अगर हम देखें उत्तर प्रदेश को, द्विवेदी जी, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई वोटों की भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले क्या था, 2012 में सिर्फ 1 करोड़ अमूमन वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को 2012 के विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव, 1.13 करोड़। आप ये देखिए ना कि इस समय बसपा जो है वो अपने आप लड़ने की कोशिश कर रही है। मानता हूं कि उसका बहुत सारा जो महकमा है, चाहे वो करंट एमएलए हो या उनके लीडर्स हो, वो छोड़ के जा रहे होंगे पार्टी। जी ये बहुत जगह होता है, कोई नई बात नहीं। लेकिन इमेजिन करिए इस चीज को कि 2017 का जब इलेक्शन उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े नंबर से जीता था, तो मिलन वैष्णव जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका क्या कहना था। उन्होंने कहा था ये रेफरेंडम है डेमोन्स्ट्रेशन का। जी अब मैं इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि अगर 2017 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन मोदी जी की शक्ल पे भाजपा ने रेफरेंडम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन पे जीता था, तो इस समय समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस हो या अन्य छोटे दल हो, ये एकदम से आपको नंबर्स लाते हुए दिखेंगे, इंक्लूडिंग बसपा। उसका मैं रीजन देता हूं। जी 14 करोड़ अमूमन वोटर 2017 में थे उत्तर प्रदेश में, जिसमें से अंदाजन 60-61% की वोटिंग थी। 3.5 करोड़ वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी विजयी बनी। मोदी जी के नेतृत्व में कोई सीएम पद का उम्मीदवार नहीं। बसपा और सपा तकरीबन समान नंबर लेके आई थी, 2 करोड़ वोट, कुछ लाख कम थे उससे, लेकिन अंदाजन 2 करोड़ वोट दोनों को मिला था। इस समय क्या हो रहा है, इस समय ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में रेफरेंडम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिस्टर मोदी एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इतनी सारी सीटें और सारे वोट लाई थी, क्या इन 5 वर्षों में उसका 10% भी जमीन पे उतर पाया, जिसे हम योगी सरकार कहते हैं, उसके द्वारा? अगर नहीं तो सा और बसपा और यहां तक के कांग्रेस जो पिछली बार 50 लाख वोटों तक सिमट गई थी और जिससे पहले वो 1 करोड़ वोटों तक थी, ये सारे के सारे वापस आते आपको दिखे। इसलिए आज की तारीख में बसपा अकेले इसलिए जाना चाहती है क्योंकि बसपा ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके सरकार बनाई, एक से अधिक बार। बाद में क्या हुआ वो उनका घर का अंदरूनी मामला है, लेकिन हाँ, राज्य को बड़ी तकलीफ जरूर हुई। आज समाजवादी पार्टी मान के चलिए अंडरडॉग है, और क्योंकि इस लैंग्वेज को सब राजनीतिक पंडित समझते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी अंडरडॉग है, जो जीतने की कोशिश भी कर रही है और जीत भी सकती है 2022 उत्तर प्रदेश, क्योंकि जितना मर्जी गाल तमाचा मार के लाल रख लो, उत्तर प्रदेश में भाजपा का विदाई समारोह शुरू हो चुका है। ये बात समझते हुए हाथी दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और उसका पूरा अधिकार है। हाथी खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। निशांत वर्मा जी इस आकलन के साथ है। मैं वापस आऊंगा एक बार योगेंद्र जी के पास,
उनकी कोशिश के संदर्भ में। लेकिन हमारे साथ में मनोज यादव जी, उनके पास जाऊं उससे पहले चिंतामणि जी का हस्तक्षेप ले लूं। निशांत जी का जो प्रेम उमड़ा है, कैसे संभव है कि उस प्रेम का प्रतिफल चिंतामणि जी से ना आए? जी चिंतामणि जी। निशांत जी को भारतीय जनता पार्टी से क्या नफरत है? बड़ी विरोधाभासी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं सब अलग अलग लड़ेंगे लेकिन सब जीतेंगे। कमाल है भाई, थोड़ी विवेकपूर्ण बात करें। निशांत जी आप तो बड़ा अच्छा पढ़े लिखे आदमी है, खूब अच्छा तर्कपूर्ण बात करते हैं, अविवेक की बात आप बताइए कि सपा अलग लड़ेगी, सपा अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, एआईएम अलग लड़ेगी, सब अलग अलग लड़ेंगे और सब जीत जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी हार जाएंगे। मुझे लगता है चिंतामणि जी ये कोई बहुत अचरज की बात निशांत वर्मा जी ने नहीं कही है। ये 2014 से पहले इस देश के चुनाव में ऐसे ही परिणामों के हम साक्षी रहे हैं, तो इसमें अचरज की क्या बात है? लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी को भी लगा कि कुछ हस्तक्षेप करने चाहिए। विनोद जी की भी बात सुन लेते हैं। निशांत जी, जी विनोद जी, आपने म्यूट का बटन दबा दिया। विनोद जी। चिंतामणि जी मेरी बात सुन लीजिए। आपके चिंतामणि जी मेरी बात सुन वो आपकी बात सुन रहे हैं विनोद जी, आप अपनी बात कहें। अच्छा, निशांत जी की मैं इस बात से सहमत हूं। देखिए उत्तर प्रदेश के 1993 से अगर आप विधानसभा चुनाव का इतिहास देखें तो जब जब मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ है बीजेपी को दिक्कत आई है जी। 1993 में सपा बसपा गठबंधन एक पोल था, बीजेपी एक पोल थी, कांग्रेस एक पोल थी और जनता दल एक पोल था। 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट था, बीजेपी हारी। 1996 में कांग्रेस और बीएसपी एक साथ थे, बीजेपी एक साथ थी, सपा एक तरफ थी, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था, जनता दल की हैसियत खत्म हो गई थी, बीजेपी हारी। 2002 में भी मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ, बीजेपी चुनाव हारी। 2007 में मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ, बीजेपी चुनाव हारी। 2012 में मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ, बीजेपी चुनाव हारी। 2017 में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ, पूरा इलेक्शन पोलराइज हो गया, पूरा इलेक्शन जो है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में गया और बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी 325 सीटें जीती। मोदी जी की लोकप्रियता और ध्रुवीकरण की राजनीति दोनों को मिला करके और तो अगर मल्टी कॉर्नर विनोद जी आने वाले खतरे की और विनोद जी भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं मनोज यादव जी के पास चलता हूं और मनोज यादव जी से समझना चाहता हूं। 2 साल पहले जो आपके हम कदम थे वो आपको सिरे से खारिज कर रहे हैं मनोज जी। बहुजन समाज पार्टी को बोझ लग रहे हैं आप, और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना बहन मायावती आज ये कहते हुए कर रही है कि भाजपा का तौर तरीका सपा का हो गया है, इसलिए इनका भी कोई भविष्य नहीं है। तो आपसे जानने में विषय ये है कि आप दोनों का जो भविष्य खत्म बता रही हैं, उनका भविष्य मनोज यादव जी आपको क्या दिखाई दे रहा है बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में? सीधा सवाल आपसे। देखिए हिमांशु जी, समाजवादी लोग वो हैं जैसे कि आप देखते होंगे ना कि घोड़े को आंखों पे एक लगा दिया जाता है, जो घोड़ा ना इधर देखे ना उधर देखे। तो समाजवादी लोग कुछ उसी तरह की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। मैं इस बहस को बड़ी देर से सुन रहा हूं और जब से मुझे पता चला इस डिबेट तो मैं थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था कि मैं क्या बताऊंगा, क्या बोलूंगा। मैं किसी एक राजनीतिक दल को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी दूसरे राजनीतिक दल के इंटरनल मैटर को बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की स्थिति में अपने आप को पा रहा हूँ। लेकिन चूंकि इस डिबेट के माध्यम से बहुत सारी चीजें सामने आ गई तो उनके जवाब जरूर बनते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बीएसपी को थोड़ा सा टच करते हुए निकल जाऊं, क्योंकि पूरा विश्लेषण करना मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए उचित होगा जी। अभी बीजेपी के सांसद महोदय जो बैठे हैं उन्होंने बड़ी बात कह दी और उसी बात पे ही मैं मेरे ख्याल से बोलना चाहता था। जब निशांत जी ने अपनी टिप्पणी की तो उनका सीधा अटैक निशांत जी पे हुआ कि आपको क्या नफरत है बीजेपी से जी। इस देश की राजनीति पिछले 1 दशक में चेंज हो गई है जी, और जो राजनीतिक दल इस जो राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हुआ है उसको अगर वो समझने की कोशिश नहीं करेगा तो निश्चित तौर पे वो फंस जाएगा। उसका कोर वोटर हो, उसका पूरी उसकी पॉलिटिक्स हो, उसकी राजनीति हो, किसी स्टेट में हो या पूरे देश में किसी पार्टी का हो, उस जो परिवर्तन वाली राजनीति है उस राजनीति के साथ आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे साथ विनोद जी है, विनोद जी को बेहतर अनुभव है और बड़ा अनुभव है, इस वजह से वो निश्चित मेरी बात को जरूर विश्लेषित करेंगे। जो कुछ पन्नों पे और टीवी के में मात्र कुछ घंटे के लिए राजनीति की विश्लेषण होती थी वो आज हर हाथ में है।
जी। और उससे आप कुछ भी कर सकते हो, दुष्प्रमाणित भी कर सकते हो और बेहतरीन उसके विकल्प भी बता सकते हो। तो जो राजनीतिक दल, वो बसपा हो, सपा हो या कोई राजनीतिक दल हो, इस तरह की हिमाकत करेगी, जो उन चीजों को नहीं समझेगी, तो धीरे धीरे उसका ह्रास होगा। लेकिन बीजेपी के साथी से कहना चाहूंगा, जो 14 वर्षों से वनवास का था उत्तर प्रदेश में, वो 7 साल की पार्टी को कुछ कहने की मुझे नहीं लगता है कि मैं उसी बात से बचने की जिस बात से कोशिश कर रहा हूं, वो कहने की चेष्टा करनी चाहिए। बसपा ने कुछ जरूर गलतियां की जो मैं उनको छूने की कोशिश करूंगा। समाजवादी ने बड़े दिल से गठबंधन किया और हमने अपनी सीटें दी, जहां जिसपे हम पे आरोप मायावती जी ने लगाया कि यादवों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तो किसको दिया? हमारी बाहुल्य सीटें थी, चाहे गाजीपुर हो या उत्तर प्रदेश के जितने भी 10 सांसद जीते, वो सब हमारी बाहुल्य सीटें थी, हमारा कैडर वोट था, हमने उनको दी, वो जीते। उनका वोट हमको नहीं मिला, लेकिन आरोप हम पे लगा। खैर, हम इस बात का शिकवा शिकायत न कल किए थे, न आज किए, न भविष्य में करेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि मौजूदा परिस्थितियों में ये बीएसपी को बताना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए किस तरीके के प्रयोग करने की चेष्टा कर रही है। अगर वो कर रही है तो दलितों को लेके, जैसा कि दलित की बात कही गई उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, और मुसलमानों के वोट पे बड़ा एक उनका अपना अधिकार उन्होंने जताया, टिकट देती हैं, उसमें उनका क्या है मौजूदा परिस्थितियों में? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है तो इन्हीं 2 लोगों को हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका एक, मुझे उसको शोषण शब्द से मैं अगर परिभाषित करूं तो गलत नहीं होगा। तो मायावती जी का स्टेटमेंट मेरे ख्याल से बीजेपी के प्रति अगर बेहतर विश्लेषण आएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समाजवादी तो विपक्ष में और आप ही की तरह विपक्ष में, हमने तो आपको 0 से 10 तक पहुंचाया। आप हमारी बुराई कर सकते हो, आप हमें गलत कह सकते हो, लेकिन हमारा कल्चर ये कल्चर नहीं है, इसलिए हम इस तरह का जवाब देने में असक्षमता महसूस करते हैं। अक्षमता महसूस कर रहे हैं मनोज यादव जी। हालांकि मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के भविष्य को लेकर कहा क्या। मैं दोबारा कोशिश करूंगा उनसे समझने की, लेकिन निशांत जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। निशांत जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर मैं पहले बातचीत योगेंद्र जाटव जी से करूंगा। क्रम विनोद जी का, लेकिन मैं योगेंद्र जी के पास जाऊंगा, पर निशांत जी का हस्तक्षेप सुनता हूं। जी निशांत जी। 2-3 छोटी छोटी बातें कहना चाहूंगा। चिंतामणि मालवीय जी, पहली बात तो शायद आपको मेरी बात ये नहीं समझ में आई कि सब जीतेंगे का मतलब है जब आप इतना बड़ा हारेंगे तो बाकी सबके नंबर बढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य बेसिक ये था जी। लेकिन द्विवेदी जी, इसमें यह खास बात है कि मैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, ये सब भ्रमण में इस समय कर रहा हूं पिछले कुछ महीने से, और आने वाले कुछ महीने भी करता रहूंगा। एक बात जो मैंने बहुत स्ट्राइकिंग, बहुत ज्यादा वहां पे समझ पाया हूं, वो ये है, मायावती बहन जो है वो एक स्टॉलवर्ट लीडर है, बड़ी लीडर है, नो डाउट अबाउट, लेकिन जो उनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक हल्का सा झुकाव कहीं दिखता है, ये सीधा सीधा उनके कोर वोटर पे अब असर कर रहा है, जो पहले नहीं करता था। जैसे बिल्कुल अग्निहोत्री साहब ने कहा कि काशीराम जी जब थे तब एक मिशन था, अब ये व्यावहारिक एक पॉलिटिक्स आ गई है। ये वोट जो है, प्लस जो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नॉन सवर्ण तबके ने वोट किया था, वो उनकी कार्यशैली को देखते हुए 2017 से लेके अब तक ये दोनों पार्टियों का जो कोर वोटर कहलाएगा इस समय, जो बिल्कुल मोदी मोदी और योगी योगी और भाजपा भाजपा और बसपा बसपा और मायावती करता है, इनके लिए किया क्या? आज दलितों की बस्तियां देख लें, चाहे भाजपा हो चाहे बसपा हो, उन्होंने क्या किया? क्योंकि सवाल इनसे उठ रहा है। आज की तारीख में पढ़ाई लिखाई, छुआछूत, आज की तारीख में जिस तरीके से सामाजिक तौर पे निचले वर्गों को, माफ कीजिएगा शब्द है इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, उनके साथ बर्ताव ना भारतीय जनता पार्टी ने अलग किया। कहते हैं भाई मोदी जी तो है कास्टिज्म में मानते नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का सारी वर्ण व्यवस्था को लेकर ही पार्टी चल रही उनकी। तो बसपा जिसका कोर वोटर जातिवाद पे बेस्ड था, भारतीय जनता पार्टी जो जातिवाद का इस्तेमाल करके जीत आती है, ये पूरा का पूरा इनका जो फ्लोटिंग वोटर है, जो 2.5 से 3 करोड़ वोट होता है, ये आपको समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। और वो इसीलिए दिखेगा कि मायावती जी कह रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है, और सरकार ने पूरा का पूरा धोखा दिया। गंगा में बहती लाशों से लेकर के, जिस तरीके से हाथरस से लेकर के बाकी जितनी घटनाएं हुई, कोई नहीं भूला। ये पहले से कहा गया है, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। निशांत जी का ये कहना है। निशांत जी की 2 टिप्पणियां, एक कि बहुजन समाज पार्टी की भी कोई चमत्कारिक जीत की उन्हें उम्मीद नहीं, भाजपा की पराजय उन्हें तय नजर आती है, और समाजवादी पार्टी के लिए संभावनाएं काफी बेहतर दिखाई देती है। लेकिन मैं योगेंद्र जाटव जी वापस आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं,
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप अपने संदर्भ में दावा कर रहे हैं भविष्य को लेकर, और जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं तो एक अध्यक्ष का चुनाव लड़ पाने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रहे हैं। थोड़ा दृष्टि देंगे कि क्यों इतना कमजोर, इतना लाचार, इतना हताश जिला पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का कैडर हो गया कि अपने हक की लड़ाई लड़ने से भी इंकार कर दिया? क्यों? नहीं, लड़ने के लिए नहीं कहा बहन जी ने ये कहा है कि जो हमारे साथ अगर कहीं हमारा अध्यक्ष नहीं बनता है वो हल्का फुल्का हम दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जहां तक का सवाल है ये अध्यक्ष बनने का, ये तो सरकार के लोग हैं, सरकार के लोग जबरदस्ती जिता देंगे, हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे, हमारे लोग परेशान होंगे, जेल जाएंगे। सरकार कर क्या रही है? सरकार यही तो कर रही है। आप किसी भी जिला पंचायत की सीट को उठा करके देख लो कि लोगों के ऊपर मुकदमे कर दिए, लोगों को जेल भेज दिया झूठा। हमारे लोगों को बचाने के लिए ही बहन जी ने निर्णय लिया। तो आप लोग इतने डरने वाले कब से हो गए? आप तो लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ने वाले थे। बाकायदा विज्ञप्ति जारी की आपकी बहन मायावती जी के द्वारा, जिसमें कहा कि बीएसपी द्वारा इस समय उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया गया है। बयान है, अधिकृत बयान, लिखित विज्ञप्ति, और आप उसका कारण ये बता रहे हैं कि केस हो जाएंगे, धांधली हो रही है। तो इसके बाद में भी आप अपने वंचित वर्ग की हक की लड़ाई लड़ने के लिए भरोसे की उम्मीद कर रहे हैं। इस तरीके का कायराना रुख रखने वाली पार्टी के साथ आपसे वर्षों से जुड़ा हुआ वोटर या आपका समर्थक वर्ग निराश नहीं होगा? क्या कहते हैं योगेंद्र जी? नहीं, आज भी हमारा वोटर, हमारा कार्यकर्ता दिलो जान से सब साथ है और वो कहीं भी नहीं बिगड़ा। लेकिन समस्या क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और अधिकारी एक साथ मिलकर के अध्यक्ष बनाने का काम कर रहे हैं जी। अब चल सकती है क्या? अगर कोई आदमी उठाएगा और आप एक अध्यक्ष का देख लो ना, किसी भी जिले में उठा करके देख लो, लोगों को जबरदस्ती बनाया जा रहा। तो एक बार बताइए योगेंद्र जी, ये कोशिश तो विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी रहेगी, तो उसमें भी उम्मीद करें कि अब आप विधानसभा के चुनाव भी नहीं लड़ेंगे? भाई हमारे को कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें ये साम दाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें इस प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते साहब, हमें अपने लोगों को बचाना है, इसलिए माफ करो, विधानसभा भी हम नहीं लड़ेंगे, लोकसभा में देखेंगे। ऐसी उम्मीद करें आपसे? नहीं होगा। नहीं, जिला पंचायत में और विधानसभा में बड़ी अलग सी स्थिति है। अच्छा, अलग सी स्थिति है जी। विधानसभा में लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, सब वोट डालते हैं, लेकिन ये देहात की है। और इसमें तो मैं क्या कह सकता हूं, जो अधिकारी हैं वो वोटर बन के काम कर रहे हैं, उनके सपोर्टर बन के काम कर रहे हैं। एक हताशा के माहौल में है योगेंद्र जी, कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं? निशान जी उनकी टिप्पणी लेते हैं और फिर जाके विनोद अग्निहोत्री जी से उस पर दृष्टि देने का अनुरोध करेंगे। जी निशान जी, आपका हस्तक्षेप, फिर विनोद जी की बात। जो मैंने अपने पिछले वक्तव्य में कहा, ये जाटव जी साबित करते हुए दिख रहे हैं। मैंने कहा कि मैं ये जो जिले जिले घूम रहा हूं उत्तर प्रदेश में, गांव देहात भी जाता हूं, वो यही निकल के आ रहा है कि ये डर की बात नहीं है, जिनके पास लोग नहीं जी। अगर लोग होते, गांव में देहात में भीड़ होती, जो ये इनको कोर वोटर कहते हैं, इनका अगर होता तो किसी से डर नहीं लगता, ना भारतीय जनता पार्टी से, ना किसी से डर लगता। आज समाजवादी पार्टी के लोगों को देखिए, मार खाते खाते भी जाते और जाकर के अपना कोशिश करते हैं कि पर्चा भरना है। ये इनका वोट बैंक खिसक गया है बसपा का, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो इन्होंने अपने वक्तव्य में दरकता हुआ वोट बैंक महसूस कर रहे हैं निशांत वर्मा जी, जो इस समय उत्तर प्रदेश के गांव में घूम रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वापस लौटता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि मायावती, जिनकी पहचान संघर्ष था, जिनकी पहचान जीवटता थी, जिनकी पहचान जुझारूपन था, वो अचानक इस कदर समर्पण की मुद्रा में दिखाई दे रही हैं और सफाई दे रही है कि मीडिया हमारे संदर्भ में दृश्य गलत प्रस्तुत कर रहा है, हमारा फोकस विधानसभा चुनाव में, इसलिए जिला पंचायत के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते। क्या कहेंगे आप? चक्कर में पड़ना नहीं चाहते या दम नहीं रहा जूझने का, जीतने का नहीं, जूझने का, और इसलिए हाथ खड़े कर दिए? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो है कि मायावती जी जो है, काशीराम जी जब तक थे, जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनी थी उत्तर प्रदेश में, तब तक वो आंदोलन की पार्टी थी, मिशन की पार्टी थी, और मायावती जी भी जुझारू तरीके से उस आंदोलन में शामिल थी, मिशन में शामिल थी। लेकिन उसके बाद जब से मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने, अब वो कोई आंदोलन, कोई रैली, कोई जेल भरो, कोई धरना प्रदर्शन बीएसपी नहीं करती है। मायावती जी अपने घर में रहती हैं, उनको भरोसा ये है कि उनका जो दलित वोट है और खास करके जो जाटव वोट है, वो उनका एकजुट है। और ये सही कहा चिंतामणि जी ने कि जो गैर जाटो दलित वोट है 2017 में, वो काफी संख्या में भाजपा के साथ चला गया था। तमाम सारे कारण हैं, वो अलग विश्लेषण उस पर कर सकते हैं। लेकिन
इस बार मायावती जी को लग रहा है कि शायद वापस वो उनके साथ आ जाए, क्योंकि पिछले 4.5 साल के शासन में ये बात सही है, जब मायावती जी मुख्यमंत्री होती हैं तो कोई भी दलित हो, चाहे जाटो हो या गैर जाटो हो, उनको थाने में, तहसीलों में उनको उत्पीड़न उनका नहीं होता है। अगर वो एफआईआर कराने जाते हैं तो दरोगा जी एफआईआर कर लेते हैं जी। बाकी किसी सरकार के शासन में उनको डर लगता है थाने जाने में। ये एक फर्क जो बिलोंगिंगनेस का जो है बीएसपी के साथ, वो दलितों का है। 2017 में वो हिंदुत्व के कॉकटेल के नाम पर, हिंदुत्व के अम्ब्रेला के उसमें जो है, और क्योंकि 14 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, बहुत सारे कारण थे, मोदी जी की अपनी लोकप्रियता थी, तो जो अभी निशांत जी ने कहा, तो डिमॉन्स्ट्रेशन का जो रेफरेंडम था, उस सब के चलते गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटो दलित बीएसपी के साथ बड़ी तादाद में गया। इस बार थोड़ी सी स्थिति बदल रही है। पिछड़ों में नाराजगी इसलिए है कि आपने केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखा करके हमारे वोट तो ले लिए और बना दिया योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री, तो पिछड़े अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसका इंतजाम करने में बीजेपी जुटी हुई है। अनुप्रिया पटेल से बात कर रही है, संजय निषाद से बात कर रही है, और तमाम पिछड़े नेताओं से बात कर रही है, उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। ये इसलिए दलितों की तमाम सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें दलितों के उत्पीड़न के मामले सामने आए और उनमें प्रशासन ने उस तरह से नहीं रिएक्ट कैसे करना चाहिए। तो मायावती जी को इससे उम्मीद लगती है कि शायद उनका दलित वोट वापस आ जाए। लेकिन वो देखिए क्या है कि मायावती जी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो संवाद नहीं करती अपने वोटर से। वो खाली जब चुनावी रैली होगी तब वो जाके भाषण देंगे। और मुझे तो आश्चर्य होता है, जाटव जी प्रकाश डाले कि मायावती जी को मैंने तब सुना है जब कांशीराम जी के साथ वो भाषण देती थी, कितना आक्रामक और कितना जबरदस्त भाषण होता था। अब वो पढ़ती हैं, बिल्कुल एकदम पढ़ते हुए भाषण देती हैं। अब ये क्या फर्क क्यों आ गया, ये मुझे नहीं समझ में आता है। दूसरी बात ये है कि मायावती जी को इसको लेकर के हमेशा एक डाउट रहता है कि चुनाव के बाद वो बीजेपी के साथ चली जाएंगी। 3 बार वो ऐसा कर चुकी हैं। तो खास करके जो अल्पसंख्यक वोट है, जो मुस्लिम वोट है, वो मायावती जी को लेकर के उसको लगता है कि पता नहीं हम वोट तो इनको दे दें लेकिन चली जाएंगी बीजेपी के साथ, तो फिर इससे अच्छा है इनको वोट न दूं। ये कई कारण है जिस वजह से मायावती जी का जनाधार, चाहे वो अल्पसंख्यक जनाधार हो चाहे वो दलित जनाधार हो, वो खिसका है। और वो अगर वापस आता है तो मायावती जी की ताकत बढ़ेगी, नहीं आया वो कहां जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है उसको अपने सामने लेने की। एक बात कह के मैं कंक्लूड करूंगा कि हम लोग दिल्ली में या यूपी से बाहर बैठ करके जब ये विश्लेषण करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सेकुलर वोट बढ़ जाएगा, तो सेकुलर वोट का मतलब हम समझते हैं मुसलमान वोट, यानी अगर अलग अलग लड़ेंगे तो सब बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, बीजेपी जीत जाएगी। जब अलग अलग लड़ते हैं तो मैं बता रहा हूं खाली मुस्लिम वोट नहीं बढ़ता है, मुस्लिम वोट तो बढ़ता ही है, हिंदू वोट भी बड़ी तादाद में बढ़ता है जी। और यही हुआ 1993 से लेकर के 2012 तक। इसीलिए मैं कह रहा हूं चिंतामणि जी से कि अगर बाइपोलर इलेक्शन हुआ तो बाइपोलर चुनाव इलेक्शन में हमेशा आपको फायदा होता है। लोकसभा चुनाव में अगर सपा बसपा का गठबंधन नहीं होता तो आपकी 67 सीटें नहीं आती, ये भी बता देता हूं आपको, क्योंकि फिर वो पोलराइजेशन नहीं होता। ये जो बाइपोलर इलेक्शन में हमेशा उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन होता है और मल्टीपोलर इलेक्शन में पोलराइजेशन नहीं होता है। ये अभी तक अगर पुराने तथ्य आप देख लें तो ये प्रमाणित होता है। तो कुल मिलाकर मायावती की साख को लेकर संकट है, इस तरफ ध्यान दिला रहे विनोद अग्निहोत्री। भाजपा की राह कठिन है, इस तरफ ध्यान दिला रहे विनोद अग्निहोत्री। पर भाजपा की राह आज हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय परिवेश में उपस्थिति। मैं चिंतामणि जी एक बार फिर आपके पास लौटता हूं। आप स्वयं दलित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उसका एक बड़ा चेहरा, सम्मानित चेहरा आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो दलित राजनीति में है। बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश से बाहर एक छवि इस रूप में भी है कि हर प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बसपा का टिकट सेट कर लेना चाहता है। इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी से इसको टिकट मिल जाए और हमारा काम बन जाए। आपसे जानना चाहूंगा कि जिस पर दलित समाज ने इतना भरोसा किया है, उसकी टिकट के मैनेजमेंट को लेकर, राष्ट्रीय स्तर पर इन कोशिशों को लेकर कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? देखिए, केंद्रीकृत स्वभाव और जैसे कहते हैं टोटलिटेरियन एटीट्यूड या बिल्कुल सब कुछ ग्रस लेना, सर्वग्रासी स्वभाव के कारण जितने भी लीडर थे बहुजन समाज पार्टी के, फूल सिंह बरैया जैसा बिल्कुल जाजल्यमान व्यक्ति, उसको समाप्त कर दिया। आज बसपा की वो स्थिति होती मध्य प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में बसपा की है, लेकिन फूल सिंह बरैया को समाप्त कर दिया गया।
उन्हें बिल्कुल जिस तरह से निकाला गया पार्टी से, तो बसपा कुछ चाहती नहीं अपना विस्तार करना, वो केवल अपना टिकट बेचना चाहती है। वो केवल उसका जो निश्चित वोट है, उस वोट को ये लोगों को लगता है, अभी देखिए जैसे एक सीट जो भिंड में जीती है, राम लखन सिंह जी के बेटे ने जीती, उसका अपना ठाकुर वोट था। उन्होंने कहा कि भाई इतना मुझे वोट मिल जाएगा, इतना बसपा का अगर वोट मिल जाएगा मैं चुनाव जीत जाऊंगा, क्योंकि भाजपा ने उनको टिकट दिया नहीं और हम देखते हैं कि वो जीत गए। तो ऐसी स्थिति में कई सारे लोग जीते हैं। तो ये जो इन्होंने केवल एक पॉकेट बना दिया, वोट पॉकेट, और विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, बस दलितों के हितों से कोई लेना देना नहीं। कोई भी एक ऐसी लड़ाई नहीं है जो दलितों के हितों की इन्होंने लड़ी हो। ये कश्मीर के विषय पर कभी धारा 370 के खिलाफ नहीं बोले, इतने समय 70 साल तक आरक्षण नहीं मिला कश्मीर में, ये नहीं बोले। ये अलीगढ़ में इनकी सरकार थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तक आरक्षण नहीं है, वो आज तक ये नहीं बोले, जबकि वो सरकारी संस्था है जो केंद्र से एडेड है, उसको वहां पर आरक्षण, एक व्यक्ति वहां आरक्षण से भर्ती नहीं हुआ। तो ऐसे तमाम जो इंस्टीट्यूट है, इनकी नाक के नीचे चलते रहे और ये दलितों के हितों की लड़ाई नहीं लड़े। ये दलितों के हितों की लड़ाई नहीं लड़े, चिंतामणि जी का ये कहना है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी आपसे ये सवाल लेकर आना चाहता हूं कि इतने सारे आक्षेप, इतने सारे आरोप, इतने सारे सवाल के बाद भी अगर इस देश में किसी नेता के संदर्भ में यह माना जाता है कि उसके कहने से उसका कोर वोट पड़ जाता है, तो वो नाम केवल और केवल बहन मायावती का लिया जाता है। इस खूबी के संदर्भ में, इस पकड़ के संदर्भ में, इस नियंत्रण के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मनोज यादव जी कुछ कहना चाहेंगे आप इस पकड़ के संदर्भ में, इस नियंत्रण के संदर्भ में, इस प्रभाव के संदर्भ में? हिमांशु जी, इसका स्पष्ट पहलू ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, जितने भी इस चर्चा में बैठे हो, जो इस चर्चा में नहीं है, देश के किसी भी प्रांत से संबंध रखते हो, सब अपने कोर वोटर के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की हमेशा चेष्टा करते हैं। वो जो सत्ता में रहे हैं और सत्ता में उनकी जो भी प्रतिभागिता रही हो, चाहे समर्थन देने की या सत्ता में रहने की, ये बात कहना बिल्कुल विपरीत बात है बीजेपी के सांसद के द्वारा कि एक तरफ ये आरोप लगाया जाता है कि मायावती सिर्फ दलितों के लिए काम करती, समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव और मुसलमान के लिए काम करती, और दूसरी तरफ अगर कोई बात आ जाती तो उसका विश्लेषण इस तरह किया जाता है कि न उन्होंने तो अपने वर्ग के लिए काम ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वोटों का जो बंटवारा हो गया, या जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कहते हैं कि हम तो 2017 में काम के नाम पे वोट मांग रहे थे और भाजपा वाले बहला और फसला के वोट मांग रहे थे, बहका के वोट मांग रहे थे। तो बीजेपी की जो ये राजनीतिक चरित्र है जो उत्पन्न किया है, बहलाने का, फुसलाने का, निश्चित तौर पे आकर्षण एक बड़ी बात है। अपने भाषणों के द्वारा, अपने वादों के द्वारा, अपने विचारधाराओं के द्वारा आकर्षित करना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन बहला लेना और बहला के इसके बाद उसको उसकी हकदारी न देना, ये अगर कोई सीख सकता है तो बीजेपी से। लेकिन हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा राजनीतिक दल ऐसा होगा जो इस तरह की हिमाकत करने की चेष्टा करेगा, क्योंकि उसको इस बात का सदैव डर रहता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं इस तरह का काम करूंगा तो दोबारा जनता आपसे मुझे थोड़ी और बेहतर दृष्टि की उम्मीद है। बहन मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं, देश में कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा रही हो ऐसा नहीं, लेकिन उनका प्रभाव देश के बाकी हिस्सों में भी दिखता है, चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हो, बिहार के संदर्भ में हो, राजस्थान के संदर्भ में हो। उनके कहे अनुसार वोट गिरता है। ये दुर्लभ उपलब्धि इस समय भारतीय राजनीति में किसी अन्य नेता के साथ नहीं दिखती। दावे तमाम करते हैं पर साबित नहीं कर पाते। मायावती ये साबित करते हुए दिखाई देती, यही उनकी अहमियत भारतीय राजनीति में बनाकर रखती है। क्या है ऐसा उस महिला के अंदर? आप उस प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं जो उनका मूल कर्मस्थल है, कोई दृष्टि देख सकते हैं? हिमांशु जी, बिल्कुल बेहतर आपने सवाल किया है। इसमें बहस में किसी व्यक्ति ने इस बात को कहा कि जो वोट है वो वोट बिल्कुल सॉलिड है और उसको हजारों साल तक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, तो वो वोट कहीं ना कहीं एक जगह एकत्रित और संगठित रहने के लिए हमेशा संकल्पित रहे। उस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि काशीराम जी और अंबेडकर जी के द्वारा जो अधिकार प्रदत्त किए गए और जो जन जागरूकता काशीराम जी के द्वारा दी गई उस समाज को, जो बहुत ही प्रताड़ित समाज था,
उस वजह से वो बिल्कुल आज मनोज जी को, मायावती को श्रेय देने में दिक्कत है, लेकिन शायद योगेंद्र जाटव जी इस पर दृष्टि दे पाए। और योगेंद्र जी से पूछते हैं कि आपकी नेता में ऐसी क्या बात है कि तमाम आक्षेप, तमाम सवाल, तमाम आरोपों के बावजूद भी एक वर्ग है जो उनके अनुसार केवल उन्हीं को नहीं बल्कि उनकी कहे अनुसार भी वोट दे देता है। क्या है ऐसा? ठीक बात आपकी। ऐसा ना, सभी राजनीतिक पार्टियों के पास अपना अपना वोट बैंक है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती के पास इससे भी अलग बात है। वोट को ट्रांसफर करने की ताकत आज पूरे देश के अंदर नहीं है। जहां तक का सवाल है कि बहन जी का जो फैसला है वो हमारे लोगों को सर्वप्रिय लगता है, उस फैसले के अलावा कुछ नहीं। आज बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो चीज दलित समाज के लोगों के लिए पैदा की है, शायद वो आज तक आजादी से अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने वो पैदा नहीं करी। समय समय पर लीडर पैदा हुए हैं दलितों के, लेकिन बहन जी ने जो चीज पैदा करी ना लोगों के अंदर, मान सम्मान जो बढ़ाने का काम किया है, वो किसी पार्टी ने नहीं बढ़ाया। इसलिए आज बहन जी को के साथ है जितने भी दलित समाज के लोग हैं। तो कुल मिलाकर एक चेतना पैदा की मायावती जी ने उस वर्ग के अंदर। बाकी जगह लीडर पैदा हुए, लेकिन चेतना उस समाज के बीच में वो मायावती जी ने पैदा की, ऐसा योगेंद्र जाटव जी महसूस करते हैं। पर निशांत वर्मा जी कुछ अलग दृष्टि रखना चाहते हैं। निशांत जी, आपकी बात, आखिरी दौर में है हमारी बातचीत। बसपा के पूर्व मंत्री साहब ने जो कहा ये बड़ा चौंकाने वाला है कि बहन मायावती के पास वो ताकत है कि वोट जो है वो ट्रांसफर करा सके। इसीलिए उनके बगल में पैनल पे बैठे भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े खुश रहते हैं कि किसी तरीके से इनका वोट हमारी तरफ ट्रांसफर हो जाए। शायद अंदर अंदर कुछ खेल चलता होगा, लेकिन मैं वार्न कर दूं, मैं आगाह कर दूं दोनों पार्टियों को, बसपा को और भाजपा को, उत्तर प्रदेश में इस समय यह खेल नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, बहन मायावती ने किया होगा, लेकिन उसके बाद आज की तारीख में जैसा आप खुद जानते हैं कि पंचायतों तक के इलेक्शन से वो भाग रहे हैं। सारा का सारा ये जो दलित वोट कोर वोटर था, जब बसपा नहीं थी तब किसका था, जब भाजपा नहीं थी तब किसका था? ये सारा का सारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो खेल है, ये समझ लीजिए कि भाषण से राशन नहीं होता, साइकिल फर्राटे से इनको लेके अपने करियर में बैठा के निकल जाएगी। तो कुल मिला के विनोद जी की दृष्टि के साथ में निशांत जी हैं। निशांत वर्मा जी जो टिप्पणी कर रहे हैं वो विनोद अग्निहोत्री जी ने एक डर बताया था इसी चर्चा में। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में एक वर्ग में यह भय रहता है कि ये भाजपा के साथ तो नहीं मिल जाएंगे। निशांत वर्मा जी भी इसी आशंका के साथ में मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ा देने के लिए बिल्कुल सिरे से पैरवी कर रहे हैं। लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए विनोद जी एक बार फिर आपके पास रुक करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, बहन मायावती उस समय पर राजनीतिक पराभव के दौर में दिख रही हैं जिसमें उनकी उम्र कोई संन्यास की ओर इशारा नहीं कर रही है। वह इस समय मात्र 65 वर्ष की हैं, पर जिस तरीके से पार्टी सतीश चंद्र मिश्रा के हवाले हो रही है, लगभग सारी चीजें उनकी ओर जाती हुई दिख रही हैं। क्या वो जो एक स्ट्रेंथ है कोर वोटर की, कि वो तो दांव पे नहीं लगा देंगे इस चुनाव के साथ? देखिए, बहन मायावती जो है वो 2022 में 2007 का प्रयोग दोहराना चाहती हैं जी, जब सतीश मिश्रा जी आए थे जी, और 2007 में ब्राह्मण दलित गठबंधन बनाने की कोशिश हुई थी और काफी हद तक कई जिलों में बन भी गया था, और जिसका लाभ मिला था बहुजन समाज पार्टी को कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 3 वर्गों का समर्थन चाहिए कम से कम। जब कांग्रेस थी तो उसको सवर्णों में खासकर ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, ये 3 वर्ण मिलते थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी जब आई, और समाजवादी पार्टी को भी पूर्ण बहुमत तब मिला जब उसके साथ उसका पिछड़ा वोट बैंक, जिसमें मुख्य रूप से यादव, मुसलमान और सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा उसका जुड़ा। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी तभी बहुमत मिला है जब उसने पिछड़े, दलित और सवर्णों का एक समीकरण बनाया। इसी तरह बसपा को भी तब मिला जब दलित, ब्राह्मण और मुसलमान उसके साथ जुड़े एक बड़ी सीमा तक। तो 3 जातियों, 2 वर्ग अगर एक साथ हो तो पूर्ण बहुमत के करीब पार्टी नहीं पहुंच पाती है। उसके 3 वर्गों का समर्थन जरूरी है। बहन मायावती जी की कोशिश ये होगी, जो मुझे लगता है जो उनकी रणनीति है जिसको मैं वॉच कर रहा हूं, वो बड़ी संख्या में
मुसलमानों को टिकट देंगी, बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को टिकट देंगी और बाकी पिछड़े और दलितों को तो वो देंगी ही देंगी। वो कोशिश उनकी ये होगी कि उनका अपना जो कोर वोट है, जो दलित वोट है, जो लेड बाई जाटव है, उनको उम्मीद है इस बार पासी, धोबी, खटीक, वाल्मीकि, धानुक, ये वोट भी उनके पास में रहे। तो विनोद जी ने जो दृष्टि दी है, मैं कार्यक्रम को समापन पर ले जाता हूं क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर बहन मायावती के वर्तमान चालों के संदर्भ में अगर लोग ये मान रहे हैं कि वो संन्यास्ती के भाव में, तो ऐसा कतई नहीं है। वह एक बार फिर 2007 के करिश्मे को दोहराने की कोशिश में है, जिसके तहत एक गठबंधन बन सके, जिसकी ओर विनोद अग्निहोत्री जी का इशारा है, जिसमें ब्राह्मण हो, जिसमें दलित हो और साथ में मुस्लिम प्रत्याशी हो। शायद वो समीकरण उन्हें वापस उस मुकाम पर ले आए जिसका सपना तो वो देखती हैं, पर हकीकत में वो आजकल दूर दिखाई देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर क्या मायावती अपनी सफलता को दोहरा पाएंगी, ये कई सवालों के घेरे में है, जिनके उत्तर के लिए हमें लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन तय मानना चाहिए कि बतौर एक राजनीतिक ताकत बहुजन समाज पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, उसके अंदर संभावनाएं बाकी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इसी उतार चढ़ाव को समर्पित। ये कहता है कि वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। गुलजार ने जो ये शेर लिखा था, ये राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों के किरदारों पर मुफीद रहता है। कोई भी शख्स हमेशा शीर्ष पर नहीं रहता है, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। बहुजन समाज पार्टी भी इसी हिस्से के दौर से गुजर रही है। आने वाले समय के लिए शुभकामनाओं के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।